मटेरियल कॉस्ट। कॉस्टिंग में हमने देखा था कि कॉस्ट के मेजर एलिमेंट रहते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। जितना भी मटेरियल यूज होता है, जितने भी लोग काम करते हैं उसमें, और सामान के यानी कि मटेरियल के अलावा और लोगों के काम करने की सैलरी या वेजेज के अलावा अन्य जितने भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इन सबको एक्सपेंस बोल देते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनमें क्लासिफाई कर देते हैं कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो बाकी एक्सपेंस रहते हैं उनको कॉस्टिंग में एक्सपेंस बोला जाता है। तो आज हम अभी जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे मटेरियल कॉस्ट के बारे में। तो पहले जानेंगे इसमें कि मटेरियल कहते किसको हैं। मटेरियल का मतलब उन सभी कमोडिटीज से रहता है, उन सभी सामान से रहता है जिनका पर्पज होता है कि कंजम्पशन प्रोसेस में वो यूज हो जाएंगे जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे या हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान या अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिस सामान का, जिस कमोडिटी का हम यूज करते हैं वो सब मटेरियल कहलाता है। मटेरियल कॉस्ट का मतलब है टोटल अमाउंट जो हमने मटेरियल पे खर्च कर दी है, एक्सपेंड कर दी है। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी मटेरियल पे हमने खर्च किया है वो सब मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। मटेरियल कंट्रोल, क्योंकि जो मटेरियल है वो किसी भी प्रोडक्ट का मेजर पार्ट रहता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें केवल मटेरियल का हिस्सा 40% से लेकर 80% तक हमको दिखाई दे जाता है, टोटल किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा। तो इसलिए मटेरियल क्योंकि मेजर पार्ट हो जाता है प्रोडक्ट की वैल्यू का, प्रोडक्ट के कॉस्ट का, प्रोडक्ट के पार्ट का, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं जिसमें हमारा मकसद कॉस्ट कंट्रोल करना है तो बिना मटेरियल को कंट्रोल किए कॉस्ट कंट्रोल करना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मटेरियल कंट्रोल बहुत जरूरी है। मटेरियल कंट्रोल में हम ये सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं कि एक तो सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल रहे जब भी हमारी जितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है प्रोसेसेस के लिए वो अवेलेबल रहे, और दूसरा साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अननेसेसरी मटेरियल हमारे यहाँ स्टॉक में रहे नहीं। अननेसेसरी अगर मटेरियल रहेगा तो उसमें हमारे फंड बेवजह इन्वॉल्व रहेंगे और अल्टीमेटली हमारी फाइनेंस कॉस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे। अब इससे रिलेटेड चूंकि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली हम इसके डिटेल एनालिसिस में न जाते हुए उन पॉइंट्स को पकड़ेंगे और उन्हीं को क्लियर करेंगे। मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड ही आगे ज्यादातर ये टर्म आएंगी अब, जिसमें एक काफी महत्वपूर्ण टर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब जब हम ऑर्डर करेंगे सामान, हम कहीं से सामान मंगाएंगे, मटेरियल मंगाएंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हम ऑर्डर कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए सामान की, जो एक बार में हम कितना सामान मंगा रहे हैं ये उससे संबंधित है कि एक बार में हम कोई 1000 यूनिट मंगा रहे हैं या हम 50 यूनिट मंगा रहे हैं, हम 50 केजी मंगा रहे हैं या 200 केजी मंगा रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना होगा कि जो भी क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं वो क्वांटिटी हमारे ऑर्डर में उस तरीके से क्वांटिटी शामिल रहनी चाहिए जितनी क्वांटिटी की ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, न्यूनतम हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि जब हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं, जैसे हमें मटेरियल मंगाना है और मान लो हम दिल्ली में हमारा बिजनेस है और हमें मटेरियल मंगाना है बेंगलोर से, तो बेंगलोर से जब हम मटेरियल मंगाएंगे तो हमें वहां से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी। ये एक तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक एग्जांपल है। अगर ऑर्डर प्लेस करने में कोई कमीशन देना पड़ता है तो वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो अगर केवल ऑर्डरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखा जाए तो हम जितना बड़ा ऑर्डर देंगे उतना अच्छा है। बड़ा ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर बार बार हम छोटी छोटी मात्रा में लाएंगे तो हमको जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसी का बहुत ज्यादा चार्ज पड़ जाएगा। तो हमारी क्वांटिटी ऐसी रहनी चाहिए कि ऑर्डर कॉस्ट कम हो। अब अगर हम मान लो कि बड़ा ऑर्डर देंगे
तो बार बार ऑर्डर लाने से तो बच जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन वहां पे दिक्कत ये होगी कि अगर हम बड़ा ऑर्डर देंगे तो एक साथ बड़ी मात्रा में हमारे पास स्टॉक आ जाएगा तो हमें अपने यहाँ पे उस स्टॉक को स्टोर करके रखना होगा। जब हम सामान को स्टोर करके रखेंगे ज्यादा समय तक तो उसमें भी कॉस्ट पड़ती है, उसमें भी कई तरह की कॉस्ट है कि सामान अगर हम ज्यादा स्टोर करके रख लेते हैं कई दफा थोड़ा बहुत खराब भी हो सकता है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें स्टोर की व्यवस्था करनी होगी, गोडाउन की व्यवस्था करनी होगी। जो स्टोर या गोडाउन की व्यवस्था करेंगे उसमें हमको लोग लगाने होंगे ताकि वो स्टॉक की उचित देखभाल कर सकें, तो इससे भी हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हम चाहेंगे कि बहुत ज्यादा सामान भी ना मंगाएं एक बार में। तो अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं कि ना तो हमको बहुत ज्यादा ऑर्डर कॉस्ट हो ना बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट हो, इन दोनों की वैसी क्वांटिटी हो जो हमें न्यूनतम टोटल कॉस्ट पड़े। अब बात आती है एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। किन एजम्पशंस पे ये काम करता है, मतलब जब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या वो मात्रा होगी, क्या वो क्वांटिटी होगी जिसका हम ऑर्डर करें तो हमें इकोनॉमी हो, इकोनॉमी का मतलब बचत, ऐसी ऑर्डर की गई क्वांटिटी जो हमारे लिए बचत में हो, यानी कि एक्सेस खर्चा हमारा ना कराए। तो जब हम इसको निकालना चाहेंगे, कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ एजम्पशन लेनी पड़ती हैं, कुछ मान्यताएं माननी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले हम पहली एजम्पशन लेते हैं कि ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट यानी कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो उस ऑर्डर के फुलफिलमेंट की कॉस्ट, किसी को कमीशन दिया, किसी को भाड़ा दिया। और कैरिंग कॉस्ट जब यानी कि हम उसको अपने यहाँ स्टोर करके रखेंगे तो गोडाउन का किराया या गोडाउन पे जो एम्प्लॉइज रखे हैं उनकी कॉस्ट, ये सब जो कॉस्ट हम पे करेंगे हम ये एज्यूम करते हैं कि ये हमें पहले से ही पता है और फिक्स्ड है, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये हमारी एक एजम्पशन होती है ईओक्यू निकालने से पहले। दूसरा एजम्पशन होता है एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इज नोन, मतलब हमें पहले से ही पता है, हम जानते हैं कि कितना यूसेज हो सकता है मटेरियल का आने वाले एक साल में या आने वाले एक महीने में। तो जो एंटीसिपेटेड यूसेज है, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि इतना यूज हो सकता है, वो हमें पहले से ही पता है कंफर्म। तीसरा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हम खरीदेंगे उसका पर यूनिट कॉस्ट हमें कितना पड़ेगा, कितने रुपए में आएगा, वो कांस्टेंट है और उसमें कोई मतलब चेंज नहीं होता है कि हमें ये चिंता नहीं करनी है। ये हम अजम्पशन मान लेते हैं कि अगर हम चाहे इस महीने मंगाएं चाहे इस साल के लास्ट महीने में मंगाएं, उसका रेट सेम है, उसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अब ध्यान रखें क्योंकि इनका नाम सबका एजम्पशन है, इसका मतलब ये वास्तव में होती नहीं है एज इट इज, जरूरी नहीं है हो ये वास्तव में सब, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, पहले मान रहे हैं ऐसा। दूसरा है इज नोन, मतलब हमको पता है पहले से कितने रुपए में सामान आएगा और जितने रुपए हमें पता है वो पूरे साल भर उतने में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट एजम्पशन है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली। अगला है कि हम ये भी अज्यूम करेंगे ईओक्यू में कि जब भी हम कोई ऑर्डर करेंगे तो तुरंत हमारे पास सामान आ जाएगा, तुरंत सामान आ जाएगा, मतलब कोई लीड टाइम बहुत लंबा उसमें नहीं है, लीड टाइम 0 है। लीड टाइम होता है वो समय जो हमें ऑर्डर देने से लेकर के और ऑर्डर हमारे पास तक पहुंचने में लगता है। तो जनरली ये कई महीने भी हो सकता है, कई दिन भी हो सकता है, कई हफ्ते का भी हो सकता है। लीड टाइम वो टाइम होता है कि आज हमने ऑर्डर दिया तो मान लो 4 दिन बाद आएगा, तो ये 4 दिन लीड टाइम है, मतलब इतना समय लग जाता है। लेकिन हम इसमें ईओक्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो एज्यूम करते हैं कि लीड टाइम 0 है, जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे वैसे ही हमारे पास सामान आ जाएगा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालने का एक फॉर्मूला है, इससे हम जान सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। इसका फॉर्मूला है √2 इंटू में डिमांड का हो या यूसेज का हो, मतलब एक साल का हम निकालते हैं हम एक बार में दरअसल, तो एक साल में कितनी यूनिट हम डिमांड करेंगे उन यूनिट की संख्या इनटू ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक बार में जब हम ऑर्डर करेंगे तो उस पर कितना खर्च आता है, अपॉन है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी कि अगर एक यूनिट को हम अपने यहाँ एक साल तक कैरी करते हैं, अपने स्टॉक में रख के चलते हैं, तो उसको कैरी करने की कॉस्ट कितनी आ जाती है। तो इन डेटा के साथ हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए हम ये एक एग्जांपल लेंगे, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी में शायद DSSB में ही आया हुआ है या नवोदय में। द परचेज प्राइस ऑफ ए लॉक इज 100 पर यूनिट।
एक लॉक है और उसका जो परचेज प्राइस है वो 100 पर यूनिट है, एक यूनिट का 100 रुपये। वाइल द कैरियंग कॉस्ट कम्स टू 5%, अब जो कैरियंग कॉस्ट है वो 5% आती है। मतलब अगर हम ये लॉक अपने हाउस में रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लॉक, तो एक लॉक के हिस्से में जो कॉस्ट आ रही है हमारी वो 5% आ रही है। एक हो या कितने भी हो, यहाँ पे तो परसेंटेज में ही बता दिया है। 5% का मतलब है कि जितने भी रुपए का हम लॉक रखेंगे अपने गोदाम में उसका 5%। अगर हम 100 रुपए का लॉक आता है तो इसका मतलब टोटल 5 रुपए एक लॉक पे हमारा खर्चा आ जाएगा स्टोर में रखने का, उसको 1 साल तक। फिर कह रहे हैं कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹24,000। रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है, यानी कि जो भी हम लॉक मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, जो भी उसका कंज्यूम हम कर लेते हैं 1 साल के दौरान टोटल 24,000 यूनिट, यानी कि ऐसी 24,000 यूनिट हमको मंगाने पड़ेंगे। इतना हमारा कंजम्पशन है पूरे साल का। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹10 पर ऑर्डर। अब एक ऑर्डर जब हम करेंगे तो एक ऑर्डर पे हमारा टोटल खर्च आता है 10 रुपये। वट विल बी द EOQ, वह मात्रा कितनी होगी, यानी कि हम कितनी यूनिट एक बार में मंगाएं ताकि हमको सस्ता पड़े। सस्ता पड़ने का मतलब है कि ऑर्डर कॉस्ट जो है, ऑर्डर की कॉस्ट और गोदाम में सामान रखने की कॉस्ट, कैरी करने की कॉस्ट, इन दोनों का वो मिक्स हो जो हमको सबसे कम पड़े। अब होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा सामान मंगाएंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा सामान मंगाएंगे तो ज़्यादा सामान हमारे स्टोर में ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा दिन तक रखना पड़ेगा, तो कैरियंग कॉस्ट को बढ़ा देता है। ऑर्डर कॉस्ट कम होगी हमारा खर्चा, लेकिन कैरियंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत छोटी मात्रा में सामान मंगाएंगे तो बार बार ऑर्डर करने से हमारी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर यही ऑर्डर हम जितने बार करेंगे इतने बार 10 रुपये लगेंगे हमको। तो ऐसा करने में हम इसको कैरियंग कॉस्ट को तो बचा सकते हैं कि भाई हमें स्टोर बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, बार बार थोड़ा थोड़ा सामान करके मंगाएंगे, लेकिन तब ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। तो हम वैसा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं EOQ में कि अगर हम वो मंगाते हैं तो हमको इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो कम पड़ता है मिला करके। तो ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, EOQ का ये फॉर्मूला है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब इसमें जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो वैल्यूज है उनको पुट कर देना है बस। जैसे इसकी वैल्यू कर देते हैं हम पुट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो गिवन फॉर्मूला है इसके अनुसार क्या होगा, रख देंगे 2 × में डिमांड कितनी है हमारी, डिमांड या यूसेज भी रहता है यहाँ पे, कभी कभी यूसेज भी हो सकता है। तो पूरे साल में हमारी जो डिमांड है वो 24,000 यूनिट है, तो लिख दिया यहाँ पे 24,000 यूनिट लिख दिया। फिर उसके बाद ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, मतलब एक ऑर्डर पे कितना कॉस्ट लगता है, तो ऑर्डर की कॉस्ट जो पड़ती है वो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर है, तो इसलिए इसको 10 रुपीज़ पर ऑर्डर कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो 24,000 × 10 हो जाएगा। अपॉन कैरियंग कॉस्ट कितनी है, तो कैरियंग कॉस्ट हमें बताया था यहाँ पे परसेंटेज में 5% है। अब परचेज प्राइस जो था वो अगर 50 होता तो 50 का 5% निकालते, 10 होता तो 10 का 5%, लेकिन ये तो 100 रुपये ही दिया है, तो 100 रुपये का 5% 5 ही आएगा, तो 5 रुपये नीचे आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाता है 309.8386। अब पॉइंट में तो यूनिट मंगाई नहीं जाती है जो हम सामान मंगाते हैं, तो क्योंकि 0.5 से ज़्यादा आ रहा है इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हमने 310 कर दिया है। यानी कि 310 यूनिट अगर हम एक बार में मंगाएंगे तो ये संस्था को कम कॉस्ट पड़ेगा। इसमें दोनों ही चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अब ये तो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखी। अब है मैक्सिमम लेवल। मटेरियल का कंट्रोल, मटेरियल की जो कॉस्ट है, मटेरियल की लागत है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस पे भी ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम लेवल हम कितना रख सकते हैं अपने यहाँ पे, अपना जो स्टॉक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेवल रखें, एक बार में कितनी क्वांटिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। मैक्सिमम लेवल का मतलब है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम, वह मटेरियल की क्वांटिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक समय पे हम रख सकते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है कि इसमें हम ये देखते हैं, क्योंकि देखिए ये मैक्सिमम लेवल ये है कि अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमें फिर अब नुकसान सहन करने पड़ सकते हैं, हो सकता है सामान खराब हो जाए। तो इसलिए उस लिमिट को जब हम निकालते हैं तो ये है इसका मतलब कि रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि हमारे यहाँ स्टॉक में वो लेवल जिसके बाद हमें ये लगेगा कि भाई अगर इससे भी कम हो गया तो अब नुकसान हो सकता है, मतलब हमारे यहाँ कमी पड़ सकती है, अचानक सामान की शॉर्टेज पड़ सकती है। तो ऐसे लेवल को कहते हैं रीऑर्डर लेवल। क्वांटिटी का वह लेवल
स्टॉक का वह लेवल जब हम ये सोचते हो कि अब हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, वो रीऑर्डर लेवल होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब हम रीऑर्डर करेंगे तो एक बार में कितना सामान मंगाएंगे, तो वो रीऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद है, इन दोनों को माइनस कर देंगे कि भाई मान लो कम से हमारा जो रीऑर्डर लेवल है वो 700 है, जब हमारे यहाँ 700 यूनिट रहती है तब हम रीऑर्डर करते हैं, तो मैक्सिमम कितना लेवल मेंटेन कर सकते हैं, तो 700 हमारे यहाँ रहती है तब हम ऑर्डर करते हैं, प्लस हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना लेवल मेंटेन कर सकते हैं हम, तो उसका तरीका हम देखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। मान लो रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 300 है, कि हम एक बार में जो ऑर्डर करते हैं तो 300 का करते हैं। अब मैक्सिमम हमारे यहाँ कितना रहना चाहिए, तो मैक्सिमम रखने का है कि अब इसमें से माइनस कर देंगे हम मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब मिनिमम कितना कंज्यूम करते हैं उसका कंजम्पशन का रेट क्या है हमारे यहाँ, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है। इसको भी हम एक न्यूमेरिकल में समझेंगे, उससे पहले इससे रिलेटेड जो चीजें हैं मैक्सिमम लेवल का, इससे रिलेटेड मिनिमम लेवल है, इसको भी देख लेते हैं पहले इस फॉर्मूले को, फिर इन पे पूरा एक एग्जाम्पल में हम इनकी कैलकुलेशन देख लेंगे। मिनिमम लेवल क्या है, अब जैसे मैक्सिमम लेवल में हम देख रहे थे कि वह लेवल स्टॉक का हमारे यहाँ कि उससे ज्यादा रखना नहीं चाहिए हमको, वो मैक्सिमम लेवल है। मिनिमम लेवल इसका उल्टा होता है, वह न्यूनतम मात्रा, वह लेवल जिससे कम नहीं होना चाहिए कभी भी, अगर उससे कम हो गया तो इसका मतलब हमारा काम रुक सकता है कभी भी। लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, वह मात्रा मटेरियल की जो आवश्यक तौर पे हर समय बनी रहनी चाहिए कि भाई इतना तो होना ही चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल का कि रीऑर्डर लेवल, मतलब जितना हम जिस लेवल पे रीऑर्डर करते हैं, जैसे मान लो 700 जब हमारे पास यूनिट रह जाती हैं तो हम रीऑर्डर करते हैं, तो मिनिमम कितना हो सकता है। अब हमें पता है कि जब 700 पे हम ऑर्डर करेंगे तो कुछ समय लगेगा उस ऑर्डर को हमारे पास तक आने में, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, हम रीऑर्डर लेवल में से घटा देंगे नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि अगर हमारी संस्था नॉर्मल रेट पे काम करती है, नॉर्मल रेट का मतलब होता है कि ना तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन का रेट ना बहुत कम, मतलब मीडियम, तो इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है रेट उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, वो नॉर्मल रेट होता है, इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मतलब रीऑर्डर में जितना समय लगता है, एक मिनिमम समय तय होता है कि भाई कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते लगेंगे, तो नॉर्मल आ जाएगा उनका 4 और 2 का एवरेज यानी कि 3। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको भी हम समझेंगे न्यूमेरिकल से, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इकट्ठा न्यूमेरिकल रखेंगे। तीसरी इन्हीं से रिलेटेड एक टर्म और है रीऑर्डर लेवल, हमने इसमें दोनों में ही देखा रीऑर्डर लेवल। तो ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल वह लेवल होता है जिसके बाद हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन अप टू द टाइम द फ्रेश सप्लाई ऑफ मटेरियल इज रिसीव्ड, यानी कि मटेरियल का ये वह क्वांटिटी है कि भाई इतना क्वांटिटी हमारे यहाँ रहेगा, तो जब तक हमारा ऑर्डर पूरा होगा, जब हम ऑर्डर करेंगे तो उसको आने तक ये हमारा स्टॉक जो है ये हमारा काम चला देगा, काम को रुकने नहीं देगा, ये वो आवश्यक मात्रा है, तो इसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं। इसको निकालने का तरीका है रीऑर्डर लेवल को, एक तो फॉर्मूला ये है कि मिनिमम लेवल जितना है प्लस उसमें कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, यानी कि जितना न्यूनतम हम बियर कर सकते हैं कि इससे कम नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें जोड़ देंगे कि अगर हम नॉर्मल रेट से कंज्यूम करें तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड के हिसाब से कितना अमाउंट आता है, कितनी क्वांटिटी आती है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रीऑर्डर लेवल पता चल जाता है। रीऑर्डर लेवल निकालने का एक तरीका और है, जब वैसी इंफॉर्मेशन ना हो तो रीऑर्डर लेवल निकालने का एक तरीका है कि मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, कि अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी सामान को तो ज्यादा से ज्यादा कितना रेट हो सकता है कंजम्पशन का, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो हो सकता है ये सीधे अभी फॉर्मूले बोले हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम सुनते हैं तो कई दफे समझ नहीं आता, पता नहीं चलता है कि क्या इसमें पता चला, लेकिन अब इन तीनों फॉर्मूले को मैं यहाँ पे फॉर्मूला में दोबारा से लिख दिया है, इस न्यूमेरिकल के थ्रू एक दफे डिस्कस करूंगा तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अभी तक अगर डाउट होगा तो। इसमें हम देखते हैं एक एग्जाम्पल है, ये भी आया हुआ है प्रीवियस किसी एग्जाम में पीजीटी लेवल के में, तो वहीं से लिया है। द वीकली मिनिमम
इन मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए इन ए कंपनी इज 25 इन 75 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई मटेरियल ए है जो कंपनी अपने यहाँ यूज करती है, इसको इससे सामान बनाती है। अब ये जो मटेरियल है इसका वीकली मिनिमम कंजम्पशन, यानी कि एक हफ्ते में कम से कम, अगर वो बहुत कम स्पीड से भी काम करेंगे तो भी कम से कम 25 यूनिट तो यूज कर ही लेते हैं, और जब बहुत तेजी से काम होता है कंपनी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 यूनिट यूज करते हैं। तो उन्होंने अपने कंजम्पशन का लेवल बता दिया है कि जो ए मटेरियल है वो वीक में, एक वीक में कम से कम 25 यूनिट लग जाती हैं, और जब अच्छा काम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 यूनिट लग जाती हैं। तो ये यूनिट का कंजम्पशन याद रखें न्यूमेरिकल से। अब आगे देखते हैं, फिर कहते हैं द रिकरेंस क्वांटिटी फिक्स्ड बाय द कंपनी इज 300 यूनिट। अब रिकरेंस क्वांटिटी का मतलब है, यहाँ पे रिकर का मतलब रीऑर्डर ही होता है कि जब हम रीऑर्डर करेंगे तो कम से कम इतनी क्वांटिटी करती है वो कंपनी। ये इनका इकोनॉमिक ऑर्डर है 300 यूनिट कि कंपनी जब ऑर्डर करती है दोबारा किसी ये मटेरियल का किसी सप्लायर से, तो कम 300 यूनिट एक बार में ऑर्डर करती है। तो ये भी हमें पता चल गया कि हफ्ते का जो मिनिमम कंजम्पशन है वो 25 यूनिट है जब कम काम होता है। जब ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 यूनिट यूज कर लेते हैं। कंपनी एक बार में जब सामान मंगाने का ऑर्डर करती है किसी को तो 300 यूनिट मंगाती है एक बार में। फिर आगे बताया है मटेरियल सप्लाई टेक्स प्लेस बिटवीन 4 to 6 वीक्स आफ्टर द ऑर्डर इज इशूड, यानी कि जो लीड पीरियड है, लीड टाइम है, वो ये है कि कंपनी जिस दिन ऑर्डर करती है प्लेस, अगर वो ऑर्डर बहुत तेजी से पूरा हो गया, कोई व्यवधान नहीं हुआ, तो कम से कम भाई 4 वीक तो लग ही जाते हैं, और अगर कोई व्यवधान हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक लगते हैं। तो ये इनका पीरियड है कि भी जिस दिन हम ऑर्डर करेंगे उस दिन से अगर बहुत जल्दी सामान आ गया तो 4 वीक तो लग ही जाएंगे, और अगर समय लग गया तो 6 वीक लग सकते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों समय हमें पता चल गया। तो अब हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन जो हमारे पास ऑर्डर होता है उसका हम जब कंज्यूम करते हैं, काम करते हैं, तो 25 यूनिट एक हफ्ते में खर्च हो जाती हैं, और अगर धीरे धीरे काम करते हैं तो 75 यूनिट, और एक बार में हम जो ऑर्डर करते हैं तो 300 यूनिट मंगाते हैं। अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए। तो कंपनी आपसे ये जानना चाह रही है कि भाई कम से कम न्यूनतम उनको कितना यूनिट रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूनिट रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कभी भी किसी भी समय में, और जो मिनिमम है इसका मतलब है किसी भी समय में इससे कम नहीं रहना चाहिए। तो ये हमें जानना है दोनों। तो फार्मूला हम पुट करेंगे पहले इसका मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेवल में ये रीऑर्डर लेवल की जरूरत पड़ती है पहले हमें, कि जो रीऑर्डर है हमारे पास कितना सामान रहता है जब हम रीऑर्डर करते हैं। तो रीऑर्डर निकालना है हमें सबसे पहले, और रीऑर्डर निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। तो उनमें से जो गिवन आइटम है हमें सीधे सीधे जो गिवन दे रखा है वो ये दे रखा है कंजम्पशन कितना है और समय कितना लगता है। तो जब ये दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं रीऑर्डर लेवल का, कि कितना यूनिट हमारे पास रहेगा जब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उसका रेट क्या, मतलब खूब ज़्यादा काम होगा हमारी संस्था में तो हम कितना कंज्यूम कर लेंगे, इनटू करते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑर्डर आने में लग गया तो कितना लग सकता है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये रीऑर्डर लेवल इसको हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास उतनी यूनिट रहनी चाहिए किसी पर्टिकुलर समय में। जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल मतलब हमें कब अपना ऑर्डर जरूर कर देना है, हमारे पास जितना सामान रहे, कि अगर हम फ्रूट सेलर हैं तो हमारे फ्रूट की मात्रा कितनी रहेगी जब हमें रीऑर्डर हर हालत में करना चाहिए। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई आपके पास रीऑर्डर जब आप कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम इतना होना चाहिए कि मान लो स्पीड से भी काम होना लग जाए तो आपके पास सामान खत्म नहीं हो, उससे पहले ऑर्डर आ जाना चाहिए आपका। तो सामान खत्म नहीं हो और हमारा ऑर्डर आ जाए, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि मान लो हमारी सेल बहुत तेजी से हो गई तो जो मैक्सिमम रेट है हमारे कंजम्पशन का वो लेके चलेंगे कि भाई हमने बहुत ज़्यादा तेजी से भी काम किया तो हम एक हफ्ते में कितनी यूनिट यूज करेंगे, 75। और मान लो हमने जो ऑर्डर किया है उसमें थोड़ा समय लग गया
तो ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है? 6 वीक, 6 वीक लग सकते हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास 450 तो होना ही चाहिए। ये रीऑर्डर लेवल है, इस लेवल पे हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा समय भी उस ऑर्डर को आने में लग गया और हमने बहुत तेजी से भी काम किया, तब भी ये 450 यूनिट हमारा समय निकाल देंगे, हमारे पास कम नहीं पड़ेगा सामान। अगर बहुत फास्टर रेट पे चला, ये तब की बात है, हमारा प्रोडक्शन फास्टर चले और हमारे पास जो डिलीवरी आए वो बहुत धीरे आए, तो 6 हफ्ते मैक्सिमम लेके चले हम, अब मैक्सिमम रेट हम कंजम्पशन का लेके चले। तो ये 450 वो लेवल है जिसको हम कहेंगे कि रीऑर्डर लेवल है। मतलब जब हमारे यहाँ हमारे स्टोर में 450 यूनिट रह गई, उस समय हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। अब आगे आते हैं मिनिमम लेवल पे। तो मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए कि भाई ये तो ठीक था, ये वो ऑर्डर था जब हमें सामान्य अवस्था में अपना ऑर्डर हर हाल में कर देना चाहिए रीऑर्डर, लेकिन जब हम रीऑर्डर भी करेंगे तो उसमें समय लगता है, उसमें समय लगता है कि हमने ऑर्डर दिया, आने में समय लगेगा, तो उस दौरान भी ये कम हो सकता है। तो ये कितना कम हो सकता है, तब हमें चिंता कर देनी चाहिए शुरू बहुत ज्यादा। हमें चिंता तब हो जाएगी अगर मिनिमम लेवल तक है तो कोई बात नहीं, हमारे रीऑर्डर में हमने ऑर्डर कर दिया तो उसके बावजूद भी जो मिनिमम लेवल है वो कितना मेंटेन करना होगा। अगर मिनिमम लेवल कम हो जाता है तो तुरंत हमको एडिशनल अरेंजमेंट कर देने चाहिए। मिनिमम लेवल एक तरह से ये निशान होता है कि भाई इससे ज्यादा चला जाए तो अब आप एकदम अलर्ट हो जाइए। तो जो मिनिमम लेवल है वो निकालने का तरीका क्या है, हम देखेंगे कि भाई रीऑर्डर लेवल कितना था, 450, मतलब 450 पे तो हम ऑर्डर ही कर दिए थे। अब 450 पे जब हम ऑर्डर कर दिए थे और मान लो हमारे यहाँ सब नॉर्मल तरीके से काम चला, तो नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन देखेंगे इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 450 रीऑर्डर लेवल है हमारा जिस पे हमने ऑर्डर कर दिया। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से अगर हमारे यहाँ काम चला तो कितना कंज्यूम करेंगे। हमने यहाँ पे देखा था न्यूमेरिकल में कि हम जब यूज करते हैं, हमारी संस्था मिनिमम काम करेगी तो 25 यूज कर लेते हैं और मैक्सिमम काम करेगी तो 75। तो नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल होता है इन दोनों का एवरेज, 25 + 75/2 एवरेज निकल आएगा। तो एज एन एवरेज 50 यूनिट, जब नॉर्मल काम चलेगा तो 50 यूनिट हमारे यहाँ कंज्यूम हो जाएंगी। अब देखते हैं कि नॉर्मल अगर समय लगेगा तो देखो मिनिमम समय लगेगा डिलीवरी में 4 हफ्ते और मैक्सिमम लगेगा 6 हफ्ते, तो नॉर्मल कितना होगा इन दोनों का एवरेज, यानी कि 5 वीक्स। तो 5 हफ्ते जो 5 वीक है वो नॉर्मल हो गया यहाँ पे रीऑर्डर का पीरियड जो समय लगेगा। अब 50 × 5 250, 450 में से माइनस करेंगे तो 200 वो लेवल है जो मिनिमम है कि भाई इससे कम तो नहीं होना चाहिए कभी भी, इतना जरूर बनते रहना चाहिए संस्था में, इतना जरूर बने रहना चाहिए इतना स्टॉक। अब देखते हैं मैक्सिमम लेवल कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना इकट्ठा कर सकते हैं हम अपने स्टोर में, उससे ज्यादा हो जाए तो वो चिंता की बात है। इसका मतलब हमारे जो फंड है वो बेवजह इन्वेस्ट लगे रह जाएंगे संस्था में। तो इसको जानने का तरीका है रीऑर्डर लेवल, वही कि भी जब हम रीऑर्डर करते हैं 450 पे तो हम रीऑर्डर ही करते हैं, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, हम एक बार में जितने रीऑर्डर करते हैं 300, अब माइनस कर देंगे मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम रेट जो कंजम्पशन का था वो 25 था और मिनिमम रेट रीऑर्डर का था वो 4 वीक था, तो टोटल 100 का हम यहाँ पे मार्जिन लेके चलेंगे। तो इसका मतलब 450 + 300 माइनस 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 650। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि मैक्सिमम लेवल हमारे यहाँ 650 होना चाहिए, मिनिमम 200 हमेशा बने रहना चाहिए और ऑर्डर हमें तब करना चाहिए जब हमारे यहाँ 450 रह जाए। 650 मैक्सिमम हो गया, कुछ दिन कंज्यूम करिए, इससे ज्यादा मत होने दीजिए, अभी ऑर्डर मत करिए। मैक्सिमम का मतलब होता है कि अभी ऑर्डर मत करिए, अब आप 650 हो चुका है, अब ये कम होते रहने दीजिए, 450 आ गया आप ऑर्डर कर दीजिए, अब ऑर्डर को आने दीजिए, नॉर्मली आप वेट कीजिए। लेकिन अगर मान लो ये इस 200 से भी कम जाता है तब एकदम चिंता कीजिए और तुरंत अरेंजमेंट कीजिए कुछ। तो ये इनका महत्व है। अब कुछ और टर्म है इसी मटेरियल से रिलेटेड ही, इन पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी प्रीवियस एग्जाम में, जो अभी मैं ये शामिल कर रहा हूं इन सब पे एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में। स्टोर रिकॉर्ड्स, स्टोर रिकॉर्ड क्या होते हैं?
स्टोर रिकॉर्ड वो होते हैं कि जो स्टोर मेंटेन करता है स्टोर इंचार्ज किसी संस्था में, जहां पे मटेरियल्स रहता है, जहां पे मटेरियल रहता है वहां पे स्टोर इंचार्ज रहता है, और वो स्टोर इंचार्ज अपने यहाँ रिकॉर्ड रखता है रिटर्न में लिख करके सामान का, उनको हम स्टोर रिकॉर्ड कहते हैं। किसी संस्था में जहां पे मटेरियल रहता है दो तरीके के रिकॉर्ड रह सकते हैं, एक होते हैं बिन कार्ड नाम से, दूसरा होता है स्टोर लेजर। इन दोनों में ही रिकॉर्ड रहता है सामान का, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड का मतलब होता है कि ये एक जैसे किसी संस्था में मान लो खाने बने हुए हैं अलग अलग, और उनमें सामान रहता है कि भाई इसमें सामान ए रखा है, इसमें सामान बी रखा है, इसमें सामान सी रखा है। तो हर एक सामान की एक अलग जगह होती है, और उस जगह पे एक पेपर जो होता है वो चिपका रहता है उस बॉक्स पे। बॉक्स पे जो पेपर चिपका रहता है उसको कहते हैं बिन कार्ड, यानी कि उस बॉक्स का ये कार्ड है। इस कार्ड को देख के हमें बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं रहती, हमें बॉक्स के ऊपर लगे हुए इस कार्ड से, बिन कार्ड से पता चल जाता है कि इस बिन में यानी कि इस डब्बे में क्या सामान रखा हुआ है और कितना सामान रखा हुआ है। जैसे ही इसमें से डब्बे में से हम सामान निकालेंगे तो इस बिन कार्ड में उसकी एंट्री कर देते हैं, उतना घटा देते हैं। जब इसमें हम बाहर से सामान आएगा फिर रखेंगे तो फिर बिन कार्ड में जोड़ देते हैं इतना सामान। तो बिन कार्ड एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड रहता है रिसीप्ट का और इश्यूज का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आइटम्स ऑफ स्टोर्स का, कि भाई कितने हमने रिसीप्ट किए, कितने हमने इसमें से इशू कर दिए, और अब लास्ट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। हमें इस सामान को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बाहर के लोग आते हैं चेक करने वो इससे मैच कर लेते हैं केवल। इट इज ऑल्सो नोन एज बिन टैग। अब इस बिन कार्ड को बिन टैग भी कहते हैं, क्योंकि ये बिन के ऊपर एक टैग की तरह लगा रहता है, या इसको स्टॉक कार्ड भी बोल देते हैं। दूसरा है स्टोर्स लेजर। स्टोर लेजर क्या होते हैं? तो स्टोर लेजर जो होता है वो, जैसा कि लेजर यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि जो लेजर होता है उसमें हर चीज का अकाउंट अलग होता है, ठीक वैसे ही स्टोर वाले भी अपने यहाँ एंट्री करते हैं तो स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं। वो स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं, यानी कि इस लेजर में हर सामान, हर मटेरियल का अलग से एक रिकॉर्ड रहता है। ये मेंटेन किया जाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि अगर किसी संस्था में कॉस्ट अकाउंटिंग होती है तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट उनका रहता है, वही इस लेजर को मेंटेन करता है। रिकॉर्ड करने के लिए सभी रिसीप्ट और सभी इश्यूज, मटेरियल्स के जितने भी रिसीप्ट और इशू होते हैं, विद क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसमें क्वांटिटी भी लिखी रहती है मटेरियल की, आना जाना और बैलेंस, रेट भी लिखा रहता है और उसका अमाउंट भी लिखा रहता है। अब देखो बिन कार्ड और स्टोर लेजर, इन दोनों में तब अंतर क्या है? बिन कार्ड में आपने देखा कि बिन कार्ड में वैल्यू नहीं रहती, अमाउंट नहीं रहती, इसमें केवल क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड रहता है। इसमें सामान का मात्रा लिखी रहती है कि 10 आइटम आया, 20 चेयर गया, 5 चेयर आया, इसमें बिन कार्ड में केवल इतना लिखा रहता है। जबकि स्टोर लेजर में रेट भी लिखा रहता है कि 5 चेयर आई, वो खरीदी थी इस रेट पे और टोटल कॉस्ट हो गया उनका इतना, टोटल वैल्यू हो गया। तो इसमें स्टोर लेजर में वैल्यूज भी लिखी रहती हैं, ये दोनों में अंतर है। इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल। ये स्टॉक को कंट्रोल करने का एक एनालिटिकल मेथड है। इसका एम होता है कि कंसंट्रेट करना एफर्ट ऑन दोज आइटम्स वेयर अटेंशन इज नीडेड मोस्ट। जैसे हमारी इन्वेंट्री में मान लो 4 या 5 तरीके का सामान रहता है, अब स्टोर इंचार्ज के पास 4 या 5 तरीके का सामान रहता है, तो कुछ सामान ऐसा होगा जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होगी, कुछ सामान ऐसा होगा जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी। तो उससे रिलेटेड ये मेथड है अभी एबीसी एनालिसिस। तो वो एनालाइज करता है इस तरीके से कि उसका एम रहता है कि अपना कंसंट्रेट करेगा ज्यादा उस सामान पे जहां पे ज्यादा अटेंशन की जरूरत होगी। ज्यादा अटेंशन की जरूरत कहां पे होगी ये कैसे पता चलेगा? तो ये बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट इस बात पे कि कुछ सामान ऐसा रहता है तो जो स्मॉल नंबर रहता है, यानी कि आइटम या क्वांटिटी जो उनकी रहती है उनकी संख्या तो रहती है कम हिसाब से, तो यानी कि वो 5-10 ही हो सकते हैं नंबर में, लेकिन उनका जो वैल्यू है वो बल्क है, वो काफी ज्यादा महंगा है सामान, ज्यादा मात्रा का है। जबकि कुछ सामान ऐसा रहता है जो रिलेटिवली लार्ज नंबर आइटम रहता है, मतलब आइटम बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन उनका मनी वैल्यू काफी कम रहता है। Material stocked may be classified into number of categories according to their importance। अब उनकी इंपोर्टेंस के मुताबिक मटेरियल अलग अलग कैटेगरीज में मापे जा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे स्टोर में 3 तरीके का सामान आता है, तो एक सामान ऐसा है
हमने उसको ए कैटेगरी नाम दे दिया, जिसकी क्वांटिटी हमारे स्टॉक में केवल 10 रहती है, एवरेज क्वांटिटी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 रहती है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफी महंगा है, और महंगा होने की वजह से इस 10 की जो वैल्यू है, मान लो ये 10 का ही कीमत में ले लेता हूं, मान लो ये जो 10 क्वांटिटी है हमारे पास ए आइटम की, इनकी जो पर आइटम वैल्यू है वो 10,000 रुपये है। तो इसका मतलब काफी ज्यादा पैसा इसमें हमारा फंसा रहता है हमेशा, 10,000। दूसरा आइटम हम देखते हैं कि एक बी आइटम है, और उसकी जो क्वांटिटी हमारे यहाँ एक समय पे रहती है वो रहती है 100 यूनिट, यानी कि कम से कम 100 वो बने रहते हैं हमारे यहाँ, एवरेज इन्वेंटरी उसकी 100 रहती है। और इसकी जो कॉस्ट है पर आइटम, मान लो इसकी जो कॉस्ट है पर आइटम वो है 2,000 रुपये। तो अब हम देखेंगे कि ये 2,000 रुपये का है, तो ये संख्या में तो कम था लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा थी। अब देखते हैं एक आइटम सी है, और जो सी आइटम है वो क्वांटिटी में हमारे यहाँ रहता है हमेशा 2-3 हजार बना ही रहता है, यानी कि 3,000 क्वांटिटी रहती है। ये छोटे मोटे आइटम्स होते हैं जो संख्या में उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन इसका रेट देखा तो केवल 2 रुपये है पर यूनिट। तो इसका जो रेट है वो 2 रुपये है। अब इसके हिसाब से हमें वर्थ पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखें कि एबीसी एनालिसिस वैल्यू के हिसाब से, ये रुपए के हिसाब से वैल्यू करता है, कि यानी कि जो कम यूनिट है अगर उनकी वैल्यू ज्यादा है तो वो ये ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा इस सिस्टम में, एबीसी एनालिसिस में। एबीसी एनालिसिस जो है, इसका मतलब ये एबीसी मैंने लिखे हैं, इससे नहीं लगाएं, ये XYZ भी हो सकते थे। एबीसी एनालिसिस का मतलब है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस है, कि जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उनके हिसाब से तय किया जाता है। अब है नेक्स्ट वीईडी एनालिसिस। वीईडी एनालिसिस ये भी एनालिसिस करने का एक तरीका है हमारे सामान को मेंटेन करने का, मतलब किस सामान पे फोकस रखा जाए। जैसे एबीसी एनालिसिस में हमने देखा था कि कौन से सामान पे ज्यादा फोकस रखना है, वैसे ही वीईडी एनालिसिस में भी हम यही देखेंगे कि कौन से सामान पे ज्यादा फोकस रखना है। केवल इसमें सोचने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, एनालाइज करने का तरीका अलग है। यहाँ पे वीईडी का मतलब है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वीईडी एनालिसिस प्राइमरीली ये यूज होता है ज्यादातर वहां पे जहां पे हमारे पास स्पेयर पार्ट्स रहते हो। स्पेयर पार्ट्स यानी कि हमारी कोई कार बनाने की कंपनी है या बाइक बनाने की कंपनी है या कोई बड़ी मशीन हम बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्ट लगते हैं, उनको स्पेयर पार्ट बोलते हैं। स्पेयर पार्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब स्पेयर पार्ट को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी हो सकती हैं, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। सबसे पहले देखते हैं वाइटल पार्ट कौन से हैं हमारे पास। वाइटल पार्ट वो रहते हैं कि अगर वो स्टॉक आउट हो जाए, मतलब स्टॉक से अगर वो खत्म हो गए, अगर थोड़े से भी समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन ही ठप हो जाएगा और वो ठप काफी लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए ये बहुत महंगा होता है हमारे लिए, बहुत कॉस्टली पड़ता है संस्था को। तो ये वो पार्ट होते हैं जिनको कोई संस्था कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो खत्म हो हमारे यहाँ से, तो इन पे बहुत ज्यादा ध्यान स्टोर इंचार्ज को रखना पड़ता है। ये वो कोर आइटम रहता है जिसके बिना हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इनको हम वाइटल की श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरे ऐसे स्पेयर पार्ट हो सकते हैं हमारे एसेंशियल की श्रेणी में रहते हैं। जो एसेंशियल होते हैं, आवश्यक तो ये भी होते हैं, लेकिन इनकी नेचर उतनी इमरजेंसी नहीं होती जितनी वाइटल की रहती है। एसेंशियल जो होते हैं इनका एब्सेंस भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता मोर देन फ्यू आवर्स एंड ए डे, मतलब एक दिन से ज्यादा या कुछ घंटों से ज्यादा इनको भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है इनकी, मतलब अगर ये नहीं होंगे तो हमारे प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, प्रोडक्शन उतने समय के लिए बंद होगा, तो इनका जो कॉस्ट होगा हमें वो भी हाई होगा, लेकिन इस वाइटल की तुलना में कम कॉस्टली होगा ये, मतलब उतना नुकसान नहीं होगा हमारा इन सामान के रहने से। हालांकि ये भी हमें जल्दी ही अरेंज करना पड़ेगा। तो ये तो वैसा स्टॉक है जिसका बिल्कुल भी ये ही नहीं सोच सकते हैं कि ये कम हो जाए, कम हो गया तो बहुत लंबा लॉस हो जाएगा, बहुत दिन तक संस्था का प्रोडक्शन बंद रह जाएगा। एसेंशियल वो है कि अगर मान लो खत्म हो भी गया तो तुरंत अरेंजमेंट रहना चाहिए इसका, कुछ घंटे के अंदर ही आ जाना चाहिए। अब तीसरा आ गया डिजायरेबल। डिजायरेबल ये होते हैं कि जरूरत तो होती है इनकी भी, ये भी रहने चाहिए हमारे पास स्टॉक में, हमेशा बने रहने चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि अगर ये नहीं रहे, एब्सेंस हो गई इनकी भी, मान लो नहीं रहे 1 हफ्ते के लिए
या 2-4-10 दिन के लिए, तो ऐसे केस में हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होता है क्योंकि जो मेजर पार्ट होते हैं वाइटल वाले और एसेंशियल वाले ये हमारे पास रहते हैं, इनको हम लगाते रहते हैं, और जो डिजायरेबल है इनका हम 5-7 दिन तक वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मटेरियल को बांटा जाता है। अब अगेन ये सब डिपेंड करता है हर एक संस्था की नेचर पे ही कि हर संस्था के यहाँ कौन सी चीज को वो वाइटल मानेंगे, वो उस संस्था के काम की नेचर ही बता सकती है। ऐसा ही एक और एनालिसिस है FSN एनालिसिस। FSN एनालिसिस जो है ये भी स्टॉक में यही ध्यान रखने का है, जो अभी 2 मेथड हमने कहे ये भी उन्हीं की तरह का है। इसमें भी हम यही ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो सामान है वो कौन से पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है, कौन से पे कम ध्यान रखना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक निश्चित समय के लिए इन्वेंट्री यानी कि जो हमारा स्टॉक है उसमें किसी सामान का मूवमेंट कैसा है, कितना जल्दी वो आता है, कितना जल्दी जाता है, कितने देर रुके रहता है, ये एनालाइज करते हैं। जितने भी आइटम रहते हैं उनको 3 श्रेणी में 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। फास्ट मूविंग जो बहुत जल्दी जल्दी हमें लाने पड़ते हैं, स्लो मूविंग जो कंपैरेटिवली कुछ दिन के लिए रहते हैं हमारे पास, और नॉन मूविंग ये ऐसे आइटम है ये मूव ही नहीं कर रहे हैं, एक बार खरीद लिए स्टॉक में हमारे यहाँ रखे हुए हैं। बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एवरेज डे, अब ये डिपेंड करता है इनके कंजम्पशन पे कि हम किसको कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। भाई जिसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो फास्ट मूविंग हो जाएगा, जिसका कंजम्पशन नहीं करेंगे वो नॉन मूविंग हो जाएगा, जिसका कम कंजम्पशन करेंगे वो स्लो मूविंग रहेगा। और दूसरा उनका एवरेज स्टे कि औसतन वो कितने दिन हमारे यहाँ बने रहते हैं इन्वेंट्री में। ये एनालिसिस हेल्प करता है स्टोर कीपर को इस चीज का ध्यान रखने में कि जो फास्ट मूविंग आइटम्स है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि वो तेजी से खत्म भी होते हैं। फास्ट मूविंग में उनका कंजम्पशन ज्यादा रहता है। दूसरा जो नॉट मूविंग है या नॉन मूविंग है, जो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो बेवजह रखे हुए हैं, इसका मतलब उनकी जरूरत अब है नहीं, हमारे यहाँ कंजम्पशन होता नहीं है, सामान खरीद तो लिया हमने, तो ऐसे आइटम को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका ढूंढेगा कि ये जो आइटम है बेवजह हमारा इसमें कॉस्ट फंसा हुआ है। अब आ जाते हैं जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम जो टेक्निक है ये भी इसी तरह की एक क्वालिटेटिव टेक्निक है, यही सोचने की कि हम सामान को मटेरियल को जब खरीद के लाते हैं तो कितने दिन किसको रखें, उस पर क्या फोकस करना है। जस्ट इन टाइम एक मॉडर्न टेक्निक है स्टोर के बारे में, और अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ट्रेडिशनल चीजें हमने पढ़ी थी स्टोर की कि हम मिनिमम ऑर्डर हमेशा मेंटेन करना चाहेंगे, रीऑर्डर लेवल देखते हैं, इसमें कोई मिनिमम ऑर्डर, कोई रीऑर्डर लेवल, कोई मैक्सिमम ऑर्डर नहीं देखते, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है जस्ट इन टाइम, यानी कि अपने यहाँ स्टोर बिल्कुल भी मत फंसा के रखिए, पैसा लगा के बिल्कुल भी मत रखिए। आप अपना अरेंजमेंट सप्लायर से इतना अच्छा बना के रखिए, सप्लायर से संबंध इतने अच्छे बना के रखिए कि जैसे ही आपको सामान की जरूरत पड़े तुरंत आपके यहाँ सामान अवेलेबल हो जाए। आप स्टोर रखिए ही मत, डायरेक्ट अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में मंगवाइए सामान को। आप अपने सप्लायर को कहिए कि भी फटाफट हमारा यहाँ आप सामान भेजिए, उसने ट्रक भेज दिया और ट्रक से सीधे फैक्ट्री में सामान खलवा दिया और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। फिर अगले दिन जरूरत पड़ी, अगले दिन फिर ऑर्डर कर दिया। तो इसकी हालांकि अपनी लिमिटेशंस हैं जस्ट इन टाइम की, ये तभी संभव हो पाता है जब जो सप्लायर है वो हमारे पास बिल्कुल नजदीक हो, ये तभी संभव हो पाता है जब रॉ मटेरियल ऐसा है जो कभी मार्केट से खत्म नहीं होता है, तो ये तभी संभव है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इस बात पे स्ट्राइव करती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़े। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े कि भी जो इन्वेंट्री में हमारा पैसा फंसा रहता है उसमें अब हम लगाएंगे ही नहीं, हम तो सप्लायर से सीधा सामान मंगा लेते हैं, अपने यहाँ स्टोर बना के नहीं रखा है, तो जो इन्वेंट्री के खर्चे होते हैं वो नहीं होंगे, अब हमारे यहाँ कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं होगी। द सिस्टम, ये सिस्टम फोकस करता है राइट मटेरियल, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और एग्जैक्ट अमाउंट, यानी कि न कम न ज्यादा, हर चीज एक्यूरेट। इसमें कोई सेफ्टी नेट नहीं रखा जाता इन्वेंट्री का। हम ये मतलब कोई सेफ्टी नहीं बरतते हैं कि इतना इन्वेंट्री हमारे पास बने रहना चाहिए। ये रिड्यूस करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, क्योंकि इसमें हम स्टोर अपने यहाँ मेंटेन ही नहीं करते हैं। ये मिनिमाइज करता है स्टोरेज स्पेस को, क्योंकि जब हम मैनेज ही नहीं करते, जस्ट इन टाइम हमारा काम चल रहा है तो बस थोड़ा बहुत कभी सामान रखना पड़ता है, तो स्टोर का जो हमारा स्पेस की जरूरत होती है वो कम से कम रह जाती है, न्यूनतम रह जाती है। ये रिड्यूस करता है चांस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस और डैमेज। ये इन्वेंट्री के ऑब्सोलेसेंस यानी कि अप्रचलन या डैमेज होने के चांसेस को कम करता है।